नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? द पोटेंशियल बैरियर। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पोटेंशियल बैरियर का केस डिस्कस किया था। तो पोटेंशियल बैरियर में हमने कौन सा केस डिस्कस किया था? व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल। समझ में आया? तो ये केस हमने डिस्कस किया था। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द पोटेंशियल बैरियर। समझ में आया? ठीक है, तो बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं। पार्टिकल का एनर्जी कितना है? ई, है ना। और हम पार्टिकल को जब पोटेंशियल बैरियर पर इंसिडेंट करेंगे, जिसका हाइट कितना है? वी नोट। तो देखो, ये पोटेंशियल बैरियर का शेप क्या है? ऐसे ही तो है, हिल की तरह ही तो है। तो इसीलिए बैरियर की तरह काम कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, तो मेरे पास 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। और फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल क्या है? 0। सेकंड रीजन में पोटेंशियल कितना है? वी नोट। और थर्ड रीजन में पोटेंशियल कितना है? 0। समझ में आया? और विड्थ कितना है पोटेंशियल का? L। समझ में आई बात? हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी में पोटेंशियल बैरियर के बारे में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। ठीक है ना। अभी जितना मैंने बताया, बस फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, और कुछ ज़्यादा है भी नहीं इसमें। समझ में आई बात? तो देखो, जैसे मैंने बताया, हम ये केस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन द एनर्जी इज लेस देन द वी नोट, जिसको हम टनलिंग भी बोलते हैं। टनलिंग फिनोमिना इसी केस में ओकर होता है। अब टनलिंग होता क्या है, क्या नहीं है, उसे भी हमें समझना है। हालांकि मैं टनलिंग पे ना एक अगला लेक्चर हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग होगा उसी पर होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टनलिंग इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि होता क्या है। समझ में आई बात? आप ध्यान से देखो, जब हमारे पास एनर्जी जो है इंसिडेंट पार्टिकल का, इट इज लेस देन वी नोट, तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है? जो पार्टिकल होगा ना, जो पोटेंशियल बैरियर को अप्रोच कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो पार्टिकल जब अप्रोच करेगा ना पोटेंशियल बैरियर को, तो ध्यान से समझो, तो उसका एनर्जी तो कम है ना। समझ में आया? तो उसका मोमेंटम कितना होगा इनिशियली? यही तो होगा, क्योंकि मोमेंटम, समझ में आया? तो मोमेंटम देखो क्या होता है हमारे पास, 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। और काइनेटिक यहाँ पर तो पोटेंशियल 0 है, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास मोमेंटम है। क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि इस रीजन में, फर्स्ट रीजन में मोमेंटम ये रहेगा। समझ में आई बात? तो जो एनर्जी होगी ना पार्टिकल की, हम जानते हैं क्या है, बैरियर से कम है। तो इस फर्स्ट रीजन में, समझ में, वो काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द बैरियर की बात करें, यहाँ वो होगी नेगेटिव। क्यों होगी नेगेटिव? अब देखो, मैं जब सेकंड रीजन की बात करूंगा, तो उस केस में मैं मोमेंटम क्या लिखूंगा? 2m, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? समझ में आया? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा टोटल एनर्जी में से मैं क्या घटा दूं? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मेरे पास ये तो ई तो कम है, ये तो केस हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? कम है, तो मोमेंटम कम आएगा। समझ में आया? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी, जो कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? तो पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं करेगा सेकेंड रीजन में, ठीक है। वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके हिसाब से यदि एनर्जी कम है, वैसे भी लॉजिकल केस है, जब पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा? 1। या हम कहें रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। समझ में आई बात? और जो ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी होगी वो 0, या मैं कहूँ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कितना होगा? 0। तो ये क्लासिकल फिजिक्स कहता है, और ये लॉजिकल भी है। समझ में? हमने रीजन के साथ पढ़ लिया, क्योंकि इस केस में तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा या मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। पार्टिकल कंप्लीटली क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा, यानी क्या होगा? टोटल रिफ्लेक्शन होगा, हम इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टोटल रिफ्लेक्शन होगा, और कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स से हमने जान लिया, यदि एनर्जी कम होती है तो बैरियर परफेक्ट वॉल की तरह काम करेगा। समझ में आया? मान लो एक वॉल हो गई, बैरियर होगा, पार्टिकल आया और फिर टकरा के ऐसे चला गया, परफेक्ट वॉल की तरह काम करेगा, फुल्ली रिफ्लेक्ट होगा। समझ में आया? जिसको हम टोटल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लेकिन हमें तो किसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना है? क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। समझ में आया? तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है हमारे पास, कि जो वेव नेचर होता है ना पार्टिकल का, ठीक है ना, इट अलाउज द पार्टिकल टू हैव अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पास थ्रू द बैरियर इवन इफ इट्स एनर्जी इज लेस देन वी नोट। समझ में आया? देखो, एनर्जी पार्टिकल की बेशक कम हो, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से जो वेव नेचर होता है ना पार्टिकल का, समझ में आया? जो वेव नेचर होता है, द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल, ठीक है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेव नेचर क्या होता है, जो बैरियर के से वेव क्या हो जाती है? अंदर एंटर कर जाती है। समझ में आया? यानी देयर इज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हियर, और ये हमारे पास बैरियर से फिर क्या कर जाती है? ट्रांसमिट भी हो जाती है। समझ में आया? तो ये हमारे पास बैरियर हो गया, तो वेव ट्रांसमिट भी हो जाती है ओनली बिकॉज ऑफ दिस वेव नेचर, ठीक है। इवन इफ द एनर्जी इज लेस देन वी नोट। ये हम देखेंगे, प्रूफ भी हम करेंगे कि क्या वाकई में क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट आता है। जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का कोई वैल्यू निकल कर आ जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि हाँ, रियलिटी में वेव ट्रांसमिट हुई है। समझ में आया? और रिफ्लेक्शन भी कुछ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखना है, इसी चीज़ को हम क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। समझ में आया? तो देखो, थोड़ा सा लॉजिकली हमें सोचना है कि ये हमारे पास बैरियर हो गया भाई, एनर्जी बैरियर, वो पार्टिकल का एनर्जी कम है बैरियर से, उसके बावजूद भी
पार्टिकल एंटर कर गया, समझ में आया, यानी टनल हो गया, पार्टिकल क्या हो गया, टनल हो गया, ठीक है ना। जैसे हमारे पास सपोज ये क्या हो गया, हिल हो गई एक, ठीक है ना, और यहाँ से मैं क्या कर दूँ, सुरंग बना दूँ, तो इसी को तो टनल बोलते हैं। तो एक यहाँ से एंटर किया और इधर से निकल गया, समझ में आया। तो एनर्जी कम होने के बावजूद भी पार्टिकल बैरियर को क्रॉस कर जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम टनलिंग, समझ में आया। तो इन क्वांटम मैकेनिक्स वेव नेचर ऑफ पार्टिकल अलाउज देम टू हैव अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू द बैरियर इवन इफ देयर एनर्जी इज लेस देन वी नोट, समझ में आया। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। ये तो मैंने जस्ट यहाँ पर क्वांटम टनलिंग को आपको क्या दिया, एक इंट्रोडक्शन दिया है, समझ में आया। हम इसको अलग से लेक्चर में कंसीडर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली से अगला ही लेक्चर होगा जिसमें हम क्वांटम टनलिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आया, ठीक है। ठीक है, तो यही आज हमने क्वांटम मैकेनिक्स में इसके बारे में पढ़ना है। अब देखो जो बिहेवियर होता है पार्टिकल का, हम जानते हैं टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन बताएगी, ठीक है। तो इस पोटेंशियल बैरियर में जो हम स्टडी करेंगे पार्टिकल के बिहेवियर की, वो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन की मदद से करेंगे, समझ में आया। एंड टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन को तीनों रीजन में सोल्व किया जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देखो। तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारे पास स्क्रोडिंगर इक्वेशन की, ये होती है। मैंने इसको रीअरेंज किया, उधर लेके गया, समझ में, सिंपली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हर रीजन की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले यदि मैं फर्स्ट रीजन लूँ जहाँ पर पोटेंशियल क्या है मेरे पास, जीरो है, ठीक है ना। ये फर्स्ट रीजन में यहाँ पर पोटेंशियल क्या मेरे पास, जीरो है। तो मैं यहाँ पोटेंशियल जब जीरो रखूँगा तो मेरे पास 2m e/h² 5 बचेगा, उसको मैंने क्या मान लिया, k, ठीक है। तो समझ में आई बात। और हम मैं इसको यदि मैं सोल्व करूँ तो मैंने आपको कई बार पहले भी बताया, तो इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, m² + k² इज इक्वल टू 0। एम मेरे पास कितना आएगा, प्लस माइनस के आई के आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो एक बार प्लस लिया और एक बार मैंने क्या लिया, माइनस लिया। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा दोनों को ऐड करके लिखा, तो ये केस आ गया मेरे पास और एक ये केस आ गया, ठीक है ना। तो जो मेरे पास इंसिडेंट वेव थी, जो मेरे पास इंसिडेंट वेव थी वो रिफ्लेक्ट भी हुई है, समझ में आया। तो जो वेव फंक्शन हमारे पास इंसिडेंट वेव का है, तो देखो ये आएगा I/k(x), देखो पॉजिटिव, और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो क्या आएगा, B, है ना, -I/k(x), यानी i/k(x) है, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये हम प्रीवियस क्लास में 4-5 लेक्चर में यही चीज़ ऑलमोस्ट डिस्कस करते आ रहे हैं। यदि आपको ध्यान हो, हम डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल हमने पढ़ा है, समझ में आई बात, ठीक है। देखो एक्सपोनेंट आप यदि ध्यान से देखो तो e⁻I/k(x) है, हम इनको, है ना, साइन और कोस की टर्म्स में लिख सकते हैं, समझ में आया। तो यानी फर्स्ट रीजन में जो मेरे पास वेव फंक्शन है वो ओसिलेटरी है, समझ में आया, ओसिलेशन कर रहा है, ओसिलेटरी बिहेवियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है, समझ में आया। अब यदि सेकंड रीजन की बात करें तो यदि आप गौर से देखो, यदि मैं यहाँ क्या पुट कर दूँ, वी नोड, समझ में आया, लेकिन वी तो ज़्यादा है ई से, तो देखो मेरे को वी नोड पहले लिखना पड़ेगा, यानी माइनस में बाहर ले लूँगा, समझ में आया। तो मेरे पास देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है ना, -2m/h², वी नोड ज़्यादा है ना मेरे पास, ठीक है, 5 = 0। इसको मैंने क्या मान लिया, k' मान लिया, समझ में आया। तो देखो k' हो गया, ठीक है। तो सिंपली मेरे पास क्या हो गया, k' हो गया सेकंड रीजन में। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा मेरे पास, m² - k, k' = 0। देखो मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया है ना। आप जानते हो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आई, +- kx। अब यदि आप गौर से ध्यान से देखो ना, तो ये क्या है मेरे पास, देखो आयोटा नहीं आया यहाँ पर, यानी साइन और कोस वाली टर्म्स में मैं, समझ में आया, मैं क्या नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। मैं हाँ हाइपरबोलिक साइन और हाइपरबोलिक कोस में लिख सकता हूँ, लेकिन जो हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा होता है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं सिंपली देखो एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव लिया। अब देखो k'(x) और +d(e−k k'(x), समझ में आ गई बात, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास, देखो k' हमारे पास क्या होगा, √2m v0 - k e/h²। अब गौर से देखो इसमें भी दो टर्म है, देखो हमारे पास, देखो अभी अंदर में ले रहा हूँ ना, एक तो ये टर्म हो गई और एक टर्म मेरे पास ये हो गई, समझ में आया। अब देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स हैं, समझ में आया, इसलिए मैंने इनको एरो से ऐसे और ऐसे नहीं शो किया, क्योंकि ये हमें इनकमिंग और आउटगोइंग वेव नहीं शो कर रहे, ठीक है। अब ये e⁻k'(x) है, तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, तो एक्सपोनेंशियली ग्रो ऐसे होता है। ये -k'(x) है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ऐसे होता है, समझ में आया। तो जो मेरे पास ये पहले वाली टर्म है पॉजिटिव, तो ये देखो लेस डोमिनेंट होती है, इतनी डोमिनेंट नहीं होती। सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन सी टर्म होती है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वाली टर्म ज़्यादा डोमिनेंट होती है, समझ में आया। क्योंकि हमारे पास देखो क्या है, जो हमारे पास पार्टिकल है उसका एनर्जी ऑलरेडी क्या है, कम है, ठीक है ना। तो वो टनल तो कर जाता है, लेकिन वो अब ग्रो नहीं करेगा वो बिल्कुल भी, क्योंकि एटूनेशन होगा उसका,
क्या होगा, एटूनेशन होगा। समझ में आया। तो जो वेव फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देखो बाहर तो वेव फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करेगा और जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब जैसे पार्टिकल बाहर आएगा फिर वो ओसिलेटरी वेव फंक्शन हो जाएगा। समझ में आया। तो ये अंदर क्या है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा, मैंने बस अभी यहाँ पर वेव फंक्शन सोल्व किया है तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या टर्म है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग टर्म है, और ये डिकेइंग टर्म की क्या होती है, डोमिनेंट होती है रीजन सेकंड में। समझ में आएगी बात। ठीक है, बात करें हम थर्ड रीजन की, तो देखो थर्ड रीजन में हमारे पास पोटेंशियल जीरो होता है बिल्कुल। तो सिंपली मेरे पास फर्स्ट रीजन में स्क्रोडिंजर इक्वेशन थी वही मेरे पास थर्ड रीजन में भी आएगी। समझ में आया। सॉल्यूशन सेम होगा, के स्क्वायर भी मेरे पास वही यहाँ पे 2m/e में h का t स्क्वायर। समझ में आया। तो देखो दो इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा, देखो प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा आ गया। ठीक है, अब देखो ये वाली जो टर्म है ये क्या शो कर रही है, ट्रैवलिंग वेव शो कर रही है। तो ट्रैवलिंग वेव इस डायरेक्शन में शो कर रही है। तो देखो जब पार्टिकल बाहर निकलेगा तो ऐसे तो ट्रैवल नहीं करेगा, ना ही यहाँ पर कुछ है जिससे पार्टिकल टकराए, है ना, कोई पोटेंशियल या कुछ नहीं है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है। तो ये वाली वेव तो हो ही नहीं सकती, फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव होगी। पार्टिकल जब बाहर एग्जिस्ट करेगा ना तो ऐसे ट्रैवल करेगा। समझ में आया। ठीक है, तो ये वाली टर्म हट जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या सेट कर देंगे हम इसको जीरो, जी को जीरो कर देंगे, ये टर्म मेरे पास सिंपली बचेगी। समझ में आया। तो मेरे पास ये आ गया थर्ड रीजन में सॉल्यूशन। समझ में आया। तो आप यदि गौर से देखो e की पावर माइनस के, e की पावर प्लस के, यहाँ पे प्लस के, तो इन दोनों केस में ना मेरे पास देखो यहाँ इंसिडेंट वेव भी है, रिफ्लेक्टेड वेव भी है। यहाँ मेरे पास सिर्फ क्या है, ट्रेवलिंग वेव कह सकता हूँ, क्योंकि वो फॉरवर्ड क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। समझ में आया। और यहाँ पर क्या हो, क्या मेरे पास दोनों तरह की वेव है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो सकती है यदि दोनों क्या करें, सुपर इम्पोज हो एक दूसरे पे। समझ में आया। यहाँ पे ना वेव ट्रैवल कर रही है अंदर। समझ में आया कि वो क्या कर रही है, सिर्फ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। समझ में आ गई बात, जैसा मैंने अभी यहाँ बताया। तो और आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि मैं टोटल सॉल्यूशन ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन की बात करूँ तो हमने देखा जो टोटल सॉल्यूशन है ना टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन का पोटेंशियल बैरियर के केस में, ठीक है, क्या है, ये चारों वो तीनों केस हमारे पास आए हैं। रीजन फर्स्ट में ये आया, रीजन सेकंड में ये, रीजन थर्ड में ये, ABCDF। ठीक है, समझ में आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर गौर से जो वेव फंक्शन है ना वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर में फॉर अ पार्टिकल विद एनर्जी लेस देन द बैरियर हाइट। तो देखो फर्स्ट उसमें क्या है, मेरे पास पोटेंशियल क्या है, आप देखो ओसिलेटरी है। आप देखो e की पावर kx, e की पावर माइनस kx। समझ में आया। तो हम इनको मैं साइन और मैं क्या कोस में लिख सकता हूँ। तो ओसिलेटरी वेव फंक्शन है। समझ में आया। ध्यान से देखो क्या है, ओसिलेटरी वेव फंक्शन है। लेकिन जैसे ही मेरे पास रीजन में एंटर करेगा पार्टिकल एटूनेट होगा बिकॉज ऑफ द बैरियर। तो जो वेव फंक्शन होगा वो एटूनेट करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर उसके बाद जब बैरियर से बाहर निकलेगा उसमें ओसिलेशन प्रोड्यूस होंगे। तो आप सेकंड रीजन में देख सकते हैं ये एटूनेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। आप ये देखो ना, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया। तो हमारे पास ये वाली टर्म डोमिनेंट होती है e की पावर माइनस k-x। समझ में आया। ठीक है, और ये हमारे पास ट्रैवलिंग वेव हो गई थर्ड रीजन में f e की पावर kx। के हमारे पास ये है और k डैश हमारे पास ये है। समझ में आया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई डाउट हो आपका हम इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ में आया। तो जो कोफिशिएंट्स हमारे पास है A, B, C, D एंड F, इनको हम बाउंड्री कंडीशंस की मदद से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए बात। अब देखो पहली तो बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या। अब देखो हम बाउंड्री कंडीशन तो हम लगाएंगे। अब मैं यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूँ, है ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखो कैसे हम निकालेंगे, यही तो होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो जो मेरे पास पहला रीजन है, तो पहले रीजन में देखो मेरे पास जो e की पावर i के x, b की e की पावर माइनस के x है। तो सिंपली देखो ओसिलेशन हो रहा है, प्रोबेबिलिटी में भी वही आएगा। लेकिन जो मेरे पास यदि मैं सेकंड रीजन की बात करूँ तो सेकंड रीजन में ये वाली टर्म क्या होती है, जनरली डोमिनेंट होती है, जैसे मैंने बताया। ठीक है ना, कोई डाउट है तो देखो जब मैं इसका वो निकालूंगा सिंपली, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो e की पावर माइनस के 2, यही तो आएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो फिर और ज़्यादा डिक्रीज होगा, देखो कितना स्टीप डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और यदि मैं थर्ड रीजन में निकालूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो देखो थर्ड रीजन में क्या होगा, है ना, तो मेरे पास f स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास क्या है थर्ड रीजन में e की पावर माइनस के i के x करना पड़ेगा और e की पावर i के x करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा ना थर्ड रीजन में मेरे पास। तो देखो ये तो कट जाएगा, फिर मेरे पास ये f स्टार और f बचेगा, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट है या नहीं है, क्या है, ये कांस्टेंट है। तो देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है मेरे पास वो कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो थर्ड रीजन में ना ये सिंपली मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। समझ में, ये क्या है, कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कोई डाउट है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बात करें बाउंड्री कंडीशन की, तो जैसे मैंने बताया हम बाउंड्री कंडीशन की मदद से A, B, C, D एंड F निकाल सकते हैं। ए एक्चुअली में है क्या हमारे पास, ए जो है
एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, बी क्या है एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का, एफ क्या है जो पोटेंशियल बैरियर से बाहर वेव निकल गई है ना, या बाहर को यही तो निकली है एफ, है ना, एफ ई की आई की पावर की एक्स, ये एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव है। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। तो हम बाउंड्री कंडीशन की मदद से ना, हमारा मेन मकसद ए बी है ना और एफ निकालना ही है, हमारा फोकस यही होना चाहिए, पहली तो बात ये। दूसरा, अब बाउंड्री कंडीशन हम लगाएंगे कैसे? अब देखो, तो हम जानते हैं बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, जो मेरे पास वेव फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एट एक्स इज इक्वल टू एल। समझ में आया? तो ये मेरे पास पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है। तो दोनों रीजन में, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 0 पर और इसमें सेकंड और थर्ड रीजन में एक्स इज इक्वल टू एल पर वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। समझ में आया? और डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है? अब ध्यान से देखो, तो मैं यदि x इज इक्वल टू 0 पे ले लूँ पहले, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 पे वेव फंक्शन कंटिन्यूस करना है, तो देखो फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन में क्या होना चाहिए? वेव फंक्शन इक्वल होना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0। तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा फर्स्ट रीजन में, देखो तो ये तो गया एक्सपोनेंशियल टर्म, यहाँ 0 पुट करूँगा एक्सपोनेंशियल टर्म गई a प्लस बी, तो देखो a प्लस बी आ गया। ठीक है, फिर जब मैं सेकंड रीजन में पुट करूँगा, क्योंकि मुझे क्या करना होगा बेसिकली, मुझे यही तो करना है ना, x इज इक्वल टू 0। अब मुझे वेव फंक्शन सेकंड रीजन में भी पुट करना है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं जब 0 पे पुट करूँगा तो c प्लस डी बचेगा, तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अगली बार क्या करना है, मेरे को कंटिन्यूटी दिखाना है डिफ्रेंशिएशन का, है ना, तो यानी वेव फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर जाके x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो देखो जब फर्स्ट रीजन में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो i की पावर यहाँ के आगे आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे, यहाँ e की पावर माइनस आई क्या है वो आगे आ जाएगा। तो सिंपली देखो मेरे पास क्या है डिफ्रेंशिएशन करने पे ये, ठीक है, और x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे उसके बाद। समझ में आया? अब देखो ये i की पावर में उधर ले जाऊंगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा, लेकिन ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, के डैश अपॉन में के। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, इसी तरीके से हम एट एक्स इज इक्वल टू एल निकाल सकते हैं। तो हम जब वेव फंक्शन में रखेंगे ना, देखो यहाँ जब रखूँगा ए ई की पावर आई के एल आएगा, यहाँ बी ई की पावर माइनस आई के एल आएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? सॉरी, ये हमें ना एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो एट एक्स इज इक्वल टू एल तो हम सेकंड रीजन और थर्ड रीजन में रखना पड़ेगा ना हमें। हाँ, तो देखो सेकंड रीजन में क्या है, ये है ना ई की पावर के डैश एल और ये माइनस के डैश एल। ठीक है, कोई डाउट है? जी है, देखो समझ में आया? एट एक्स इज इक्वल टू एल भी हम इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करने के बाद एक्स इज इक्वल टू एल रखेंगे और ये हमारे पास 4 इक्वेशन बनती है। समझ में आया? पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इनको काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी निकाल के बताया हुआ है। अब आप बच्चे नहीं रह रहे कि आपको डिफ्रेंशिएशन कर बताओ, है ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है और एक्स इज इक्वल टू एल पुट कर देना है, फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करना है और एट एक्स इज इक्वल टू एल पुट कर देना है ना। ये मेरे पास सेकंड रीजन में और ये मेरे पास थर्ड रीजन है ना, सेकंड रीजन और थर्ड रीजन एट एक्स इज इक्वल टू एल। तो ये मेरे पास 4 इक्वेशन आएंगी, तो मैंने ऑलरेडी चारों इक्वेशन को लिख दिया, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ए माइनस बी, ये आ गया और ये सिंपल है। समझ में आया? अब देखो मेन काम हमारा क्या है, बी अपॉन ए निकालना और एफ अपॉन ए निकालना। अब बी अपॉन ए और एफ अपॉन ए ही क्यों निकालना है हमें? समझ में आया? क्योंकि बी क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, एफ क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ए एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। इसी से हम, इसकी मदद से हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालेंगे और इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट निकालेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसीलिए हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, बी अपॉन ए निकालना होना चाहिए और एफ अपॉन में ए। अब देखो दोनों इक्वेशन, देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को यदि गौर से देखो, यदि मैं दोनों को जोड़ दूं, प्लस बी माइनस बी उड़ गया, ए 2 आ जाएगा। देखो समझ में आया? तो सिंपली देखो ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 2a। देखो मैं 2 नीचे ले गया और ये मेरे पास इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ना, तो 1 है माइनस के आई के डैश अपॉन में के है, तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा। इसी तरीके से ऐड किया है यहाँ पे तो मैंने दोनों इक्वेशन को। ठीक है, अब यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो जो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। क्या होगा उस केस में, गौर से देखो, ए कट जाएगा, प्लस बी यहाँ प्लस बी, तो देखो बी आ जाएगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद मैं बी निकाल लूँगा, ठीक है ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो देखो मैंने यहाँ ऐड करूँगा तो ए आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बी आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? इसी तरीके से तीसरी और चौथी इक्वेशन को देखो, यदि आप गौर से देखो, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो देखो डी उड़ जाएगा, सी आ जाएगा मेरे पास, है ना। ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअली में क्या आएगा, यदि आप गौर से देखो तो 2c ई की पावर के डैश एल, ठीक है, यही तो आएगा, इक्वल टू, अब देखो यहाँ एफ और ये तो कॉमन है ना, तो मैं यदि लिख लूँ एफ आई की पावर के एल, है ना। समझ में आ गई बात? और देखो इनको मैं ऐड कर दूंगा 1 प्लस के आई के अपॉन में
के डैश, ठीक है ना। अब देखो मैं ये 2 नीचे ले जाता हूँ, तो यदि मैं 2 नीचे ले जाऊँगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1/2 एलसीएम ले लूँगा यहाँ, ये के डैश और ये के डैश प्लस के आई के, ठीक है। और ये भी एक्सपोनेंशियल इधर ले जाऊँगा, है ना, ये सॉरी डिनोमिनेटर में ले आओ इसको, ये टर्म डिनोमिनेटर में ले आओ, है ना, ये ऊपर ही रहने दो। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो देखो सेम मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को एक बार हम ऐड कर देंगे तो मुझे सी मिलेगा, इन दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी मिलेगा। तो हमने वही क्या है, ऐड किया है और क्या क्या है, सब्ट्रैक्ट किया। 10th क्लास में आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ते आ रहे होंगे, आप जानते होंगे, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो ये जो मेरे पास हमने किया है, तो 7th और 8th इक्वेशन है। देखो यदि मैं डी को सी से डिवाइड कर दूँ, देखो 1/2 के डी डिवाइडेड बाय सी करूँ तो ये कट गया, ये पूरी टर्म कट गई, एफ कट गया, तो डी अपॉन सी करेंगे नहीं, के डैश माइनस आई के, ये आ गया। समझ में आया, के डैश प्लस आई के, ये आ गया। एक टर्म नहीं कटेगी जो हमने काट दी है, गौर से देखो ध्यान से, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है, यदि आपने देखा हो ध्यान से तो वी डिड अ स्मॉल मिस्टेक, है ना। हमने क्या कर दिया कि स्मॉल मिस्टेक क्या है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। समझ में आई बात, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि देखो डी ई की पावर माइनस के है ना, ये है ना, यहाँ पर माइनस के डैश एल है, तो ये जब नीचे आ जाएगा ना इसके, ठीक है। तो देखो ये मैं जब ऊपर लेके जाऊँगा ना इसके, यहाँ पे के डैश एल है, तो ये मेरे पास ई की पावर 2 के डैश एल हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करने पर। सिंपल मैथमेटिक्स है, समझ में आया। अब देखो हमने ए निकाला, बी निकाला, सी डी निकाला, डी अपॉन सी निकाला। हमारा मेन मकसद क्या है, बी अपॉन में ए निकालना, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों को यदि डिवाइड कर दूं तो मुझे बी अपॉन ए तो मिल जाएगा, तो बी अपॉन ए करना है तो इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी 5 और 6 को डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग 6/5। समझ में आया, तो हमने वही किया है। तो देखो सिंपली डिवाइड, इन दोनों ये 1/2 के उड़ गया, सिंपली मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, उसके बाद सी कॉमन ले लो, तो सी मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ डी अपॉन सी आ जाएगा, डी अपॉन सी आ जाएगा सी कॉमन लेने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप ये होगा, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो जो डी अपॉन सी हमने निकाला था ना, इसको उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो देखो अब कोई वेरिएबल नहीं बचा, सिर्फ बी और ए बचा, तो डी बटे सी, देखो डी कुछ नहीं छेड़ा, सारा एज इट इज। अब डी अपॉन सी, ये मेरे पास डी अपॉन सी है, ये मेरे पास डी अपॉन सी है, समझ में आया, ये मैंने उठा के रख दिया। अब हमको क्या करना है, बी अपॉन ए को सिंप्लीफाई करना है, समझ में आई बात। अब देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। अब सिंपली यदि आप एलसीएम लो, देखो के डैश प्लस आई के, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना, है ना। आप एलसीएम जैसे ए प्लस बी अपॉन सी है तो ऐसे करते हैं ना, ए सी प्लस बी अपॉन में सी, ऐसे तो करते हैं सिंपली। ये मैं थोड़ा बेसिक मेथड बता दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, एलसीएम लिया, तो देखो जब मैं एलसीएम लूंगा ना, तो के प्लस आई के डैश और के डैश प्लस आई के की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली मेरे पास ये आएगा, ठीक है। समझ में आया। के डैश माइनस आई के माइनस आई के डैश की मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपली ये आएगा, और ये ई की पावर 2 के डैश एल मेरे पास ये हो गया। अब मैं देखो आपको करके दिखाता हूँ, देखो के प्लस आई के डैश, है ना, और ये मेरे पास ये वाली टर्म जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक के डैश प्लस के आई के, देखो के इंटू के डैश हो गया, ये इसमें जब आएगा तो आयोटा के डैश स्क्वायर, ये जब मैं इसमें सिंपली क्या मैंने ये कर दिया ना, हाँ ठीक है, तो आई के स्क्वायर हो गया, है ना, माइनस के डैश होगा। देखो ये दोनों तोड़ गए, आयोटा बाहर ले लिया, के डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बचा, तो सिंपली ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आई के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। अच्छा सिंपली यहाँ पे भी ऐसे किया। अब देखो जब मैं इसकी अब एलसीएम लेना है, नीचे भी देखो के डैश प्लस आई के, यहाँ भी था के डैश प्लस आई के नीचे भी है ना, कट जाएंगे वो तो खैर। जब इसमें एलसीएम लूंगा तो देखो माइनस है, तो माइनस होने की वजह से ना ये एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें आएगी 2 के डैश वाली, ठीक है। तो सिंपली एलसीएम लेके मैंने लिखा है और कुछ नहीं किया है, समझ में आया। और ये मेरे पास ई की, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखा ये, के डैश माइनस आई की मल्टीप्लाई करके लिखा ये, और ई की पावर 2 के डैश एल मेरे पास ये आ गया। समझ में आया, ठीक है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, सिंपल ईजी मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। आप एक बार इसको खुद से हाथ से लिख के करोगे तो हो जाएगा। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, मैंने कॉमन ले लिया, समझ में। तो यहाँ मेरे पास देखो ये तो 1 माइनस के ई की पावर 2 के डैश आ गया। कोई डाउट है? अब देखो 2 के डैश यहाँ भी है, 2 के डैश यहाँ भी है, समझ में आया, ठीक है। कोई डाउट है? तो हमने क्या करना है, देखो ये देखो इसके साथ तो लेकिन ई की पावर 2 के डैश एल भी है ना, तो देखो कॉमन ले लिया, ये और ये टर्म थी इसको कॉमन ले लिया, सिंपली ये लिख लिया। अब ऊपर देखो यहाँ पे 1 माइनस के ई की पावर 2 के डैश एल है, तो मैंने ना ऊपर नीचे किसकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के डैश एल की, है ना, ताकि देखो ये टर्म एज इट इज ई की पावर माइनस के डैश एल करूँगा तो ये 2 था, एक हट जाएगा। सिंपली देखो यहाँ भी ये आ जाएगा ई की पावर माइनस के डैश एल, और यहाँ था, सिंपली ये हो गया, ठीक है।
अब देखो और क्या, अब हाइपरबोलिक टर्म्स का हमने इस्तेमाल करना है। देखो ई की पावर, गौर से देखना, देखो जो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में जो 2 होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिंपली साइन एच एक्स होता है। तो ये ध्यान रखना, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में जो 2 होता है वो कोस हाइपरबोलिक का एक्स होता है। ठीक है, ये होता है। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया हमने। देखो ये टर्म बिल्कुल यहाँ एज इट इज़ रख दी, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस के 2 है ना, क्योंकि माइनस वाली टर्म पहले है ना इसमें, तो -2 साइन एच, और थीटा क्या हमारे पास के डैश एल है ना। ठीक है, इसको मैं कोस बना सकता हूँ, देखो 2 कोस बन गया, और ये मेरे पास क्या है, साइन है, तो देखो यहाँ ये साइन आएगा, और बाकी कुछ नहीं छेड़ा मैंने, एज इट इज़ रख दिया। समझ में आया। अब देखो 2 कॉमन ले लो, ऊपर से जब 2 लूँगा तो देखो नीचे से भी 2 कॉमन लेके काट दूंगा। समझ में आया। तो देखो ऊपर कुछ नहीं बचा, यहाँ 4 2 2 4 थे ना, तो यहाँ 1 2 बचा मेरे पास, तो सिंपली ये मेरे पास आ गया बी अपॉन ए। अब इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते हम, ठीक है, तो बी अपॉन ए को हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो यदि आप ऊपर गौर से देखो, एक माइनस आयोटा है ना, मल्टीप्लीकेशन में टर्म लिखा हुआ है, तो सिंपली एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे ये रियल नंबर है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये बी अपॉन ए आ गया हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, एफ अपॉन ए की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ अपॉन ए की। तो देखो हमने ए निकाला था, ध्यान हो यदि आपको, हमने ए कैसे निकाला था, ठीक है, यही तो था हमारे पास ए की वैल्यू है ना, तो ऐड कर निकाला था हमने सिंपली, तो हमने ए एज इट इज़ रख दिया है ना, कि भाई हम अब हमें एफ अपॉन ए निकालना है ना, तो हम जानते हैं ए हमारे पास ये होता है, तो मैं यदि यहाँ से सी कॉमन ले लूँगा, ठीक है। अब देखो सी कॉमन क्यों लूँ भाई, देखो ए तो हमें चाहिए था ना, हमें क्या निकालना है, एफ अपॉन ए निकालना है, ए तो चाहिए, तो ए ही आ गया। ठीक है, अब इसमें मेरे पास डी अपॉन सी है, तो मैं सी कॉमन ले लूँगा, तो देखो सी यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो डी अपॉन सी बचेगा। समझ में आया। अब क्या करना है, उठा के सी रख दो। देखो सी भी हमने निकाला था, हमने पहले ए निकाला था, बी निकाला था, फिर सी निकाला था, डी निकाला था, है ना, फिर उसके बाद हमने डी अपॉन सी निकाला था। समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ। तो सी का वैल्यू जो हमने ये निकाला था, इक्वेशन 7 से उठा के रख दिया, ब्रैकेट लगाया, ये वाली टर्म यहाँ एज इट इज़, ये वाली टर्म भी एज इट इज़, और ये जो है ये डी अपॉन सी है, ये क्या है मेरे पास, डी अपॉन सी है। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ नहीं है, 2 2 4 के डैश हो गया। ठीक है, एफ हो गया। अब क्या करना है, देखो हमको गौर से देखो, ई की पावर आई के एल मैंने बाहर ही रखा, देखो तो ये ई की पावर के डैश एल है ना, इसको अंदर ले गया, तो देखो जब अंदर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, ई की पावर माइनस के डैश एल, देखो यहाँ 2 था तो 1 बचा, तो एक तो ये टर्म अंदर लेके गया मैं, दूसरा क्या लेके जाना है, ये वाली टर्म अंदर लेके जानी है इसमें मल्टीप्लाई करने की, तो जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। समझ में आया। तो इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कट जाएगा, तो ये वाली टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने लिख लिया। ठीक है, कोई डाउट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सिंपली वीडियो को पॉज करके समझने का प्रयास करोगे ना, तो आप आसानी से कर पाओगे। जितना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया, मैं आपको गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट कीजिए उस चीज़ का और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखो उसके बाद क्या है, देखो ये वाली जो टर्म है, ठीक है, और हमारे पास क्या, ये वाली जो टर्म है ना, गौर से देखो, तो हम अब और क्या कर सकते हैं, है ना, तो देर इज़ अ मिस्टेक डेट वी डिड, है ना, हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, समझ में आया, क्योंकि इन दोनों के जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, के प्लस के आई के डैश और के माइनस के आई के डैश, देखो के तो के स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, समझ में आया, कोई डाउट है, के किस में करेंगे तो माइनस के आयोटा के डैश के, ये करेंगे तो प्लस के आई के डैश के, देन देर इज विल बी प्लस देन माइनस के, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस के डैश स्क्वायर। ठीक है, तो इट सीम्स देयर वी डिड सम मिस्टेक, है ना, हमने कोई मिस्टेक कर दिया है, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग व्हाट वी शुड गेट। तो लेट अस सी, देयर माइट बी सम मिस्टेक, स्मॉल मिस्टेक है। ठीक है ना, तो लेट अस सी, तो हमने क्या क्या है ध्यान से देखें यदि, तो के माइनस के आई के डैश, के प्लस आई के डैश, तो डी अपॉन सी को हमने क्या ठीक से लिखा है, तो डी अपॉन सी का एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, के डैश माइनस आई के है ना, के डैश माइनस आई के, हाँ देयर इज़ द मिस्टेक, तो एक्चुअल में ये के डैश है ना, ये यहाँ, ठीक है ना, समझ में आ गया अब। तो ये के डैश, हाँ के डैश माइनस आई के डैश प्लस आई के है, अब ठीक है, समझ में आया। और वी विल लेट मी सी द वैल्यू ऑफ सी, अब हम सी का वैल्यू यदि चेक करें तो सी के वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर के डैश प्लस आई के है,
तो के डैश प्लस आई के, यस के डैश प्लस आई के, तो देयर इज़ अ मिस्टेक हियर, ठीक है ना। तो ये मेरे पास मिस्टेक हो गई है लिखते वक्त मिस प्रिंटिंग में। अब ध्यान से देखो, अब ये मेरे पास एक्चुअली में देखो मैं करके दिखाता हूँ, के डैश प्लस के आई के, देखो इसकी जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, के माइनस के आई के डैश ही तो है। तो देखो इन दोनों का के डैश के, फिर इसकी जब मैं इसमें करूँगा माइनस के आई के डैश स्क्वायर, जब इसमें करूँगा तो प्लस के स्क्वायर, इसमें करूँगा तो प्लस के डैश। तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर 2 के डैश आएगा, और यहाँ से जब मैं माइनस आयोटा कॉमन ले लूँगा तो एक के डैश स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आएगा। देखो ये टर्म आ रही है, नहीं आ रही है, समझ में आ गई बात। तो ये तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा, इसलिए कहा था मैंने। देखो तो ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे तो देखो ई की पावर माइनस के एल और ये ई की पावर के डैश एल, ये वाला टर्म यहाँ भी है, ये वाला टर्म यहाँ भी है, तो ये भी मैंने क्या ले लिया कॉमन, ये हो गया, समझ में आया, ठीक है। इसको हम जानते हैं कोस की फॉर्म में, हाइपरबोलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम हाइपरबोलिक साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब और कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, 2 कॉमन ले लो, 4 है ना नीचे, 2 बचेगा, कट जाएगा। तो देखो यहाँ 4 था तो 2 हमारे पास है ना, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 2 बचेगा, ये 2 तो बाहर ले लिया था, तो यहाँ कुछ नहीं बचने वाला हमारे पास, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। लेट मी सी, हाँ ठीक है, हमने इक्वेशंस ठीक लगाई हैं। अब बात करें हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की, तो देखो हमने एक्चुअली में बी अपॉन ए निकाल लिया, हमने ए अपॉन एफ निकाल लिया, इसका बाद में इन्वर्स कर देना तो एफ अपॉन ए हमें मिल ही जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब गौर से देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हमारे पास क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर से कितनी बार हम डिस्कस करते हैं, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव, ये हमारे पास होता है। आर एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस भी बोलते हैं, इसको हम रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, एग्जाम में काफ़ी नामों से घुमा के दे देगा। आर हमें एक्चुअली में क्या बता रहा है, फ्रैक्शन कितना इंसिडेंट वेव का, डेट इज रिफ्लेक्टेड बैक, है ना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव इज रिफ्लेक्टेड बैक, वो हमें बताता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। तो देखो आर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, जे आर चाहिए और जे आई चाहिए, ठीक है। तो देखो इंसिडेंट वेव यही तो थी हमारे पास, मैंने जब वेव फंक्शन इनिशियली लिखा था फर्स्ट रीजन में, ए आई के एक्स प्लस के बी माइनस के आई के एक्स, यही तो था। तो ये इंसिडेंट वेव था, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव था, समझ में आया। तो देखो जब हम इंसिडेंट वेव के लिए निकालेंगे तो देखो एच कट अपॉन में रियल वैल्यू, है ना, तो वेव फंक्शन होना चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन होना चाहिए, और फिर आयोटा, ये होता है हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला निकालने का, ठीक है ना। हम कई फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है करंट डेंसिटी को, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान रहता है, इसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है। तो देखो एच का टपोन है रियल वैल्यू, फिर कॉन्जुगेट करना है इंसिडेंट वेव वाला, ये लेंगे हम तो, क्योंकि हमें जे आई निकालना है ना, सिर्फ ये लो, ठीक है। तो देखो ए स्टार माइनस के आई के एक्स, ठीक है, फिर डिफ्रेंशिएशन करना है इसी का, तो देखो ए आई के एक्स, ठीक है, और आई के आगे आ जाएगा, नीचे आयोटा है, ये नीचे मेरे पास सिंपली क्या हो गया, आयोटा हो गया, ठीक है, कोई डाउट है। देखो एच का टपोन में हम देखो आई से आई कट गया, के बाहर ले लूँगा तो मैं के बाहर लिख सकता हूँ, समझ में। ए स्टार और ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली ये वाली टर्म तो कट गई, तो सिंपली मेरे पास क्या बचा, देखो यही तो बचा, एच कट के अपॉन में ये, समझ में। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। इसी तरीके से हम रिफ्लेक्टेड वेव के लिए निकाल सकते हैं, तो रिफ्लेक्टेड वेव के लिए माइनस एच कट के अपॉन में हम डेल, ठीक है ना, सो देयर इज नो डेल, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, समझ में। अब जी आर अपॉन में जे आई कर देंगे, देखो मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस तो नहीं आएगा, तो बी अपॉन में ए स्क्वायर, या मैं बी अपॉन में इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, अब हमने बी ए तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बी हमने क्या निकाला था, ये हमने कैलकुलेट किया था, यदि आपको ध्यान हो, दिस इज व्हाट वी कैलकुलेटेड बी अपॉन ए, ठीक है। तो ये हमने बी अपॉन ए कैलकुलेट किया था, तो हमने क्या करना है, बस अब कॉन्जुगेट करना है, फिर उसका क्या कर देना है, स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आप देखो गौर से, ऊपर क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम जानते हैं, मान लो कोई 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं ऐसे, है ना, ठीक है, और हमने इनको कॉन्जुगेट करना हो, वो स्क्वायर करना हो, तो कैसे, मतलब सॉरी मॉडुलस का स्क्वायर करना हो, ठीक है। देखो काफ़ी बार बोलते वक्त ना मैं फंबल कर जाता हूँ, तो उसको आप समझ जाना, ठीक है ना। BSc MSc या मे बी रिसर्च के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो बोलते वक्त काफ़ी बार इधर उधर हो जाता है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, समझ में। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ये तो ऊपर जो भी को ये लिखा था, देखो आयोटा को गोली मारो, जो टर्म बची उसका स्क्वायर कर दिया, ये रियल पार्ट था उसका स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ पे पार्ट था हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, उसका सिंपली स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो ऊपर वाले टर्म को हमने एज इट इज रखा है, ठीक है ना। अब कोस वाली टर्म को हमने साइन में बदल लिया, है ना। तो हमारे पास जो
कोस एच स्क्वायर के डैश एल माइनस साइन एच स्क्वायर के डैश एल इज इक्वल टू 1 होता है ना। नॉर्मली तो हमारे पास जो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसमें तो ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन हाइपरबोलिक केस में हमारे पास ये होता है, यहाँ बीच में माइनस आता है। देखो मैंने कोस को किसकी फॉर्म में लिखा है, साइन की टर्म में लिख लिया। देखो यहाँ तो ये अंदर जाएगा और न्यूमरेटर को मैं छेड़ नहीं रहा, ना यहाँ चेंज किया ना यहाँ चेंज किया, एज इट इज रखा। देखो ये इसमें जाएगा 1 हो गया, जो साइन के साथ यहाँ भी है कॉमन, मतलब उसको जब मैं लिखूंगा तो सिंपली मैं माइनस है ना, तो मेरे पास ये सिंपली यहाँ प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होगा आप गौर से देखो, देखो मैं इसकी मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो सिंपली क्या आएगा 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर साइन एच स्क्वायर के डैश एल, समझ में आया, प्लस अब गौर से देखो के डैश स्क्वायर माइनस के ये, और ये मेरे पास साइन एच स्क्वायर के डैश एल, तो ये टर्म आ गई मेरे पास है ना डिनोमिनेटर में। गौर से देखो, तो यदि आप ध्यान से देखो ना तो मैं साइन को तो मैं ना बाहर ले लेता हूँ, तो देखो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा साइन एच स्क्वायर एक्स के डैश एल, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा 4 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर, ये तो बचा। तो देखो जब मैं इसको खोलूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 4 प्लस के की पावर 4 माइनस के 2 के डैश स्क्वायर और के स्क्वायर, देखो ये 4 है प्लस के ये माइनस के, तो मैं सिंपली इसको क्या लिख सकता हूँ के की पावर 4 प्लस के की पावर 4 प्लस के 2 के स्क्वायर के डैश स्क्वायर। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ ना के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर की पावर है ना, यानी इस पूरी टर्म को क्या लिख सकता हूँ के डैश स्क्वायर प्लस के स्क्वायर पावर में ये, और ये साइन मेरे पास यहाँ जाएगा, समझ में आए। तो ये चीज़ें एट द इंस्टेंट आनी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि अब स्पून फीडिंग नहीं कर सकते ना, बच्चे नहीं रह रहे, तो ये चीज़ें डायरेक्ट लिखना सीखो, ठीक है। तो यही हमारे पास आ गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अब इससे फर्दर इसको क्या ही सोल्व करना, तो गौर से देखो न्यूमरेटर में ये है ना, ये भी सेम चीज़ है, तो यदि मैं ऊपर इसी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सिंपली देखो क्या बचेगा, तो इससे जो ये तो 1 आ जाएगा है ना, तो ये यहाँ भी 1 आएगा देखो सिंपली, और ये मेरे पास इस टर्म से डिवाइड करने पे देखो मैंने उल्टा करके लिख दिया है ना। देखो ये ऐसे है, मान लो ऊपर x लिखा हुआ है, जूम करो, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a लिखा हुआ है, और ये टर्म यहाँ सेम होगी x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ है ना, ये मैं a अपॉन में x प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस में a अपॉन में x का इनवर्स है ना। तो वही चीज़ मैंने करके लिखी हुई है, कोई डाउट है। तो ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि हमारे पास पोटेंशियल बैरियर के केस में रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है। एग्जाम में 4 ऑप्शन आपको देगा और आपसे पूछ लेगा, तो ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को ही हम एनर्जी और पोटेंशियल के टर्म्स में लिख सकते हैं। देखो के हम जानते हैं ये होता है, के डैश जानते हैं ये होता है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। देखो 1 प्लस देखो 4, जब के का स्क्वायर करेंगे सिंपली स्क्वायर करके वैल्यू लिख के, ठीक है। के डैश है, के डैश स्क्वायर का वैल्यू देखो, के डैश स्क्वायर का वैल्यू ये था, सिंपली वैल्यू रखी, नीचे भी के स्क्वायर ये प्लस के स्क्वायर, और ऊपर से यहाँ स्क्वायर कर दिया के डैश एल, ये सिंपली ऐसे लिखा और कुछ नहीं चेंज करना। यदि आप गौर से देखो ना अंदर से देखो 2m e अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m माइनस ई अपॉन एच कट स्क्वायर कट गया, खाली वी नोट बचा है ना, और बाहर ले लेंगे ना 2m वी नोट अपॉन एच कट स्क्वायर ही तो बचा, वो बाहर लेके कट जाएगा तो वी नोट स्क्वायर बचेगा, वो ये सारा कट जाएगा तो ई बचेगा और वी नोट माइनस ई बचेगा, सिंपल है, समझ में आया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है। इसी तरीके से हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में भी निकाल सकते हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड वेव है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट। टी क्या देता है एक्चुअली में, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव हैज़ बीन ट्रांसमिटेड फॉरवर्ड, ठीक है, और ये हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, देखो इसको मैंने जैसे क्या बताया, हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट तो बोलते ही बोलते हैं, इसको ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, एक और नाम से बोलते हैं ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी तो बोलते ही बोलते हैं, इसको टनलिंग प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, ठीक है ना, टनलिंग प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है, समझ में आगे बात, कोई डाउट है। तो 3 नाम है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, टनलिंग प्रोबेबिलिटी, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखो सिंपली हम जानते हैं इंसिडेंट वेव हमारे पास ये होता है, क्योंकि इंसिडेंट वेव इसलिए लिया क्योंकि हमें जीआई निकालना है, एक ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव इसलिए लिया ताकि हमें जेटी यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव निकालना है, ठीक है। तो देखो जीआई तो हमने ऊपर भी निकाला था जब हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को सोल्व किया था, ठीक है ना। सिमिलरली हम जेटी भी निकाल सकते हैं इस फंक्शन की मदद से, कुछ नहीं है, सिंपली मेरे पास एच कट अपॉन में एम डेल एफ स्क्वायर आ गया, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो तो दोनों का जब रेशियो लेंगे तो सिंपली मेरे पास टी का वैल्यू एफ अपॉन में स्क्वायर आ गया। अब एक यदि आप इंपॉर्टेंट बात नोट करो ना, देखो जहाँ जब भी हम किन्हीं 2 रीजन का जैसे
वेव जब भी हम जे निकालेंगे ना, वो जब भी हमें आर निकालना होगा, है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड होगा, उनका रेशियो आएगा ही आएगा, है ना। ये मेरे पास मान लो ट्रांसमिटेड वेव है और ये क्या है, इंसिडेंट वेव, आएगा ही आएगा। पहली तो बात ये डायरेक्ट तरीका बताना, इतना ताम झाम नहीं करने की जरूरत हमें सीधा लिख सकते हैं। पहली तो बात ये। दूसरा, जो वेव नंबर है यदि बी और ए का सेम है ना तो 1 ही आएगा, एफ और ए का सेम है तो यहाँ 1 आएगा। यदि डिफरेंट है, मान लो एफ के केस में के डैश है और ए के केस में के है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर मुझे ध्यान रखना। लेकिन देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, दोनों का जो वेव नंबर है सेम है, तो ये कट जाते हैं, तो सिंपली बी अपॉन ए एफ अपॉन ए आएगा। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट आपको काम आएगी, ठीक है ना। अब देखो, अब हमें एफ अपॉन ए हमें निकालना है, तो ए अपॉन एफ तो हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, यदि आपको ध्यान हो, है ना, ये हमने ऑलरेडी निकाला था। समझ में आई बात? अब देखो अब क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 था हमारे पास, ठीक है ना। देखो अब ए अपॉन एफ है तो क्या करना है, देखो उसका मॉडुलस करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्क्वायर करना है, क्या दिक्कत है। देखो ई की पावर आई के एल तो वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि आई की पावर के एल लेंगे, फिर माइनस आई की पावर के एल लेंगे, ये कट जाएगा। तो नीचे 2 बचा है, तो 2 का तो हम 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर कर देंगे, सिंपली स्क्वायर हो गया। ये वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे, ये वाली टर्म का स्क्वायर हो गया। फिर ये वाली टर्म बची, इसका स्क्वायर कर देंगे, देखो ये स्क्वायर कर दिया। समझ में आया? ये वाली टर्म एज इट इज लिख ली। देखो ये वही बच गया, हम यहाँ कोस को साइन की टर्म में लिख लेंगे ना, तो देखो मेरे पास ये टर्म बन जाएंगे, माइनस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा। मैंने अभी ध्यान और रिफ्लेक्शन के केस में करके दिखाया था आपको, तो सेम प्रोसीजर है। तो ए अपॉन एफ आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एफ अपॉन में ए चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास क्या आएगा, टी जो आएगा, ठीक है ना, टी हमारे पास आ गया एफ अपॉन में का स्क्वायर। ही उल्टा कर दो इसको, ये उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। डिवाइड करके लिख सकते हो, तो ऊपर भी तो सेम चीज़ है, ये मेरे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना, साइन एच स्क्वायर के डैश एल अपॉन में 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये हो गया, है ना। इसको मैं 1 अपॉन में ना लिख के ऐसे नोट्स के फॉर्म में लिख दूंगा। तो यदि आप एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, देखो आर और टी में फर्क कुछ नहीं है। आर के केस में ये वाली टर्म ऊपर होती है और ये न्यूमरेटर नीचे होता है, बस ये फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो ये टर्म तो ऊपर होगी और ये टर्म नीचे होगी आर के केस में, और टी के केस में ये ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 1, क्योंकि रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी और ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने वेव नंबर की टर्म्स में हमने क्या निकाला है, टी निकाला है, ठीक है ना। हम एनर्जी और पोटेंशियल की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल है। देखो के स्क्वायर कर दिया, ये लिखा, के डैश स्क्वायर किया, फिर ऊपर से स्क्वायर लगा दिया, है ना। और देखो नीचे के स्क्वायर 4k स्क्वायर के डैश स्क्वायर, सिंपल है। देखो अब देखो 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर कॉमन लेके काट देंगे, यहाँ ई और वी नोड माइनस ई बचेगा, देखो ई और वी नोड माइनस ई बचा, ठीक है। देखो वो कटेगा तो देखो यहाँ ई माइनस ई वो तो उड़ जाएगा, वी नोड बचेगा खाली, तो ये वी नोड स्क्वायर होगा। समझ में आया? ठीक है, सिंपल है। देखो टी तो हमारे पास ये आया, आर क्या था, सिर्फ वही है, याद रख लो, बस उल्टा कर दो। ये नीचे 4 है ना, ऊपर 4e और ये वी नोड माइनस के ई, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, वी नोड स्क्वायर साइन एच कट स्क्वायर के डैश एल माइनस के 1, ठीक है। टाइम ट्रांसमिशन के कोफिशिएंट में इनको उल्टा करके लिख लो। समझ में आया? तो ये दोनों को ऐड करने पर हमें कितना आना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। समझ में आई बात? तो हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ा और हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने पढ़नी है, सबसे ही इंपॉर्टेंट, और एक कंसेप्ट, इसी से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली। ऊपर से तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज में क्वेश्चन पूछेगा 7 नंबर 8 नंबर 10 नंबर कि आप आर निकाल कर दिखाओ, आप टी निकाल कर दिखाओ। समझ में आया? लेकिन कंसेप्शन क्वेश्चन 1-1 2-2 नंबर के कहाँ पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछेगा, कम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ में आई बात? ठीक है, तो कुछ स्पेशल केसेस जो हमें पढ़ने हैं, ध्यान से देखो। व्हेन ई टेंड्स टू 0 टी टेंड्स टू 0, है ना। जब यदि एनर्जी 0 हो जाए, क्या हो जाए, एनर्जी 0। अब देखो थोड़ा सा सोचो, टी तो यही तो है, एनर्जी 0 कर दो, तो मेरे पास क्या है, ध्यान से देखना, 1 प्लस, तो नीचे 0 हो गया एक तरीके से, तो ये टर्म तो इनफाइनाइट बन गई, ऊपर इनवर्स में है, तो ये इनफाइनाइट इनवर्स, या मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन इनफाइनाइट हो गया, यानी टेंड्स टू 0। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, 0, यदि एनर्जी 0 होगी। ये लॉजिकल सी बात है, जब पार्टिकल के पास एनर्जी ही नहीं है ना, मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट 0 है, तो ट्रांसमिट वो नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी, या मैं कहूँ टनलिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा देखो ध्यान हो, यदि आपको मैं ई टेंड्स टू वी नोड वाला केस मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी आपको बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम ही है और कुछ भी इसमें नहीं है, आप करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो दूसरा, टी इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एनर्जी।
भाई जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही होता है, समझ में आया। ठीक है, अभी आप ग्राफ से यहाँ पे देखो ये क्या है, वेरिएशन है आर इन टी का। ठीक है, देखो ब्लैक में टी और रेड में आर, तो जब ट्रांसमिशन 0 है तो देखो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 है, समझ में आया। और ये दोनों हमारे पास, अब यदि आप ध्यान से देखो इस वैल्यू पर, ठीक है ना, ये इस वैल्यू पर जो E अपॉन वी नोड है ऑलमोस्ट कितना है, 1 है ना, इस वैल्यू पर, समझ में आ गई बात। अब ध्यान से देखो दूसरा बात, देखो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर T का वैल्यू मेरे पास क्या है, हाफ है, समझ में आया, और R का वैल्यू भी क्या है, हाफ है। तो कुछ एनर्जी की कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी मेरे पास जहाँ पे, है ना, यहाँ पर ई अपॉन वी नोड की कोई वैल्यू होगी जिस पर मेरे पास 0.5 यानी 1/2 आएगा टी और आर भी। ठीक है ना, अब ये तो खैर केस है ही है। अब यदि आपको मैं और आपको ना और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बेसिकली बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, तो अब यदि गौर से नोट करना ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम ऑलरेडी टी तो मैंने आपको जैसे बताया ही है, देखो ई अपॉन वी नोड बढ़ेगा आगे की तरफ, तो देखो टी भी मेरे पास क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, समझ में आया। ठीक है, और ऑलमोस्ट जब एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1 के केस हो जाता है ना, ये मैंने कल भी बताया था, व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोड, जो हमारे पास टी होता है टेंड्स टू 1 होता है। लेकिन ये केस हम अभी नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी जब कम होती है ना, समझ में आया, एनर्जी कम होती है। तो अभी आप गौर से देखो, यदि मैं इसको ऐसे बांट दूँ, मैंने टी को ना अलग से ले लिया, यहाँ पे दोनों बने हुए थे, मैं अलग से ही बता रहा हूँ, है ना। तो देखो इससे इधर वाला केस तो मेरे पास क्या है, देखो ये मेरे पास ई अपॉन वी नोड वाला ही है। तो यहाँ ये जो केस है मैंने कल डिस्कस किया था, यहाँ पे एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोड, है ना, ग्रेटर देन वी नोड। जो मेरे पास ये वाला केस है, समझ में आया, ये वाला केस क्या है, एनर्जी इज लेस देन वी नोड। यही हमें अभी थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ना है, समझ में आ गया, मैंने बना के दिखाया आपको। ठीक है, मैं सिर्फ उसी को हाईलाइट कर रहा हूँ जो हमें पढ़ना है, क्योंकि वो पिछला प्रीवियस क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में। तो अब गौर से देखो, तो जब टी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, तो देखो टी भी मेरे पास स्टेडली बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, इन द क्लासिकल लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 होगा, अब h टेंड्स टू 0 कहने का मतलब देखो क्या है, हम इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो मेरे पास एनर्जी क्या होता है, k डैश सिंपली क्या होता है ना, √2m वो वी नोड माइनस के एच कट, सॉरी देखो k क्या होता है मेरे पास 2m e अपॉन में एच कट स्क्वायर, k डैश सिंपल क्या होता है √2m वी नोड माइनस के ई अपॉन में एच कट स्क्वायर, ये तो होता है। तो जब क्लासिकल लिमिट की बात करें तो देखो प्लैंक्स नंबर ही तो है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है ना। तो यार प्लैंक कांस्टेंट कहाँ होता है, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो जब ये टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब हम क्लासिकल लिमिट की बात कर रहे हैं, तो जब ये 0 होगा, तो आप गौर से देखो, जब ये 0 हो गया है ना, तो के और के डैश क्या हो जाएंगे मेरे पास, टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी कहने का मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा है, समझ में आया, तभी तो ये केस होगा। आर और टी का जो रिजल्ट होगा ना, वो क्लासिकल रिजल्ट होगा, समझ में आया, यानी क्लासिकल फिजिक्स का केस आएगा ना हमारे पास। और क्लासिकल फिजिक्स में देखो एच क्या है, रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट है ना, तो वो 0 हो गया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की तो बात ही नहीं हो रही, तो क्लासिकल फिजिक्स की होगी। तो क्लासिकल फिजिक्स में आर क्या होता है, 1 होता है यानी यदि पार्टिकल की एनर्जी कम है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, या हम कहें इन द लिमिट h टेंड्स टू 0, h का टेंड्स टू 0, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आना चाहिए, ट्रांसमिशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ में आया, वही यहाँ मैंने बताया है। ठीक है, आगे बात करें तो ऑलरेडी हम जैसे एनर्जी लेस देन वी नोट का केस तो पढ़ ही रहे हैं। यदि और कम हो जाए एनर्जी बहुत कम हो जाए, या मैं कहूँ ब्रॉड हायर बैरियर हो, है ना, ब्रॉड हायर बैरियर कहने का मतलब है जो विड्थ ये भी ज़्यादा हो और ये हाइट है ना ये भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, समझ में आया। तो देखो के डैश एल का जो प्रोडक्ट है 1 से ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा, क्यों, अब गौर से देखो भाई वी नोड ज़्यादा होगा, मैं क्या कह रहा हूँ हाई बैरियर होना चाहिए, यानी वी नोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वी नोड बहुत ज़्यादा होगा तो के डैश तो बहुत ज़्यादा आएगा, स्वाभाविक सी बात है। ब्रॉड होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, यानी के डैश एल का जो प्रोडक्ट है वो तो 1 से तो बहुत ज़्यादा आएगा, समझ में आ गई बात। तो इस केस में क्या होगा, हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपना देखेंगे जब एनर्जी पार्टिकल की बहुत कम है और बैरियर क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, ध्यान से देखना, तो उस केस की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखो तो मेरे पास सिंपली देखो साइन एच के डैश एल जो है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई की पावर के डैश एल, सिंपल ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब जब मेरे पास ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो ये ई की पावर माइनस वाली तो ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाएगी, है ना, इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, ये टर्म बचेगी, तो ई की पावर के डैश एल अपॉन 2 आ गया,
समझ में? हम जानते हैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास ये होता है, ठीक है। अब जब देखो के डैश एल की वैल्यू है ना, देखो वी नोड क्या है मेरे पास, है ना, वी नोड जो है यदि आप ध्यान से देखो ये जो वी नोड का स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे वी नोड का क्या हो रहा है, स्क्वायर। वी नोड बहुत ज़्यादा लिया है पहली तो बात। के डैश एल ये भी ज़्यादा है, साइन की वैल्यू जितनी ज़्यादा और थीटा जितना ज़्यादा होता है साइन की वैल्यू उतनी ज़्यादा आती है, मैक्सिमम 1 होती है। ये जो टर्म है ना पूरी ओवरऑल बहुत ज़्यादा आ जाएगी और 1 से ज़्यादा होगी, तो जो सेकंड टर्म है ना ये वाली, ये डोमिनेट करेगी और 1 को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे पास 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये टर्म मैंने एज इट इज लिख ली, ठीक है। ये सिर्फ कब होगा, व्हेन द एनर्जी इज वेरी वेरी लेस देन, है ना, एनर्जी बहुत ही कम है, ठीक है ना। समझ में आई बात? कोई डाउट है? अब वैसे भी एनर्जी बहुत कम है तो ये वन तो आना ही नहीं चाहिए ना, ट्रांसमिशन 1 कैसे हो सकता है? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? वो थोड़ा सा मतलब वैसे भी लॉजिकली सोचे, ठीक है ना। तो 1 मतलब ये टर्म जो है डोमिनेट करेगी, 1 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आ गया मेरे पास। अब कुछ नहीं करना है, देखो उल्टा कर दो, -1 है ना तो उल्टा ही तो करना है। देखो 4e वी नोड माइनस ऊपर लेके गया, वी नोड स्क्वायर नीचे आ गया। देखो साइन एच स्क्वायर भी तो नीचे आएगा, लेकिन साइन एच का डेसिमल का वैल्यू ये होता है, मैंने लिख दिया। तो देखो ये 4 में e2 के डेसिमल लिख दिया है ना उल्टा करके। समझ में? अब देखो 4 × 4 16 हो गया, 16 e वी नोड 1 माइनस ई वी नोड ई की पावर -2 के डेसिमल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है। 4 वो आपको ऑप्शन दे देता है, फिर आपसे पूछता है कि बताइए कि हमारे पास व्हेन एनर्जी इज़ वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द पोटेंशियल बैरियर, या व्हेन द पोटेंशियल बैरियर इज़ ब्रॉड एंड हाई, यानी हाइट बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल बैरियर ब्रॉड है, तो इन दैट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टनलिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये टनलिंग प्रोबेबिलिटी का केस है, तो ये मैंने टनलिंग प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाला है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। पहली तो बात है, तो ये फॉर्मूला आपको पूरे उसमें ना नोट्स में कोई फॉर्मूला याद हो या ना हो, इसमें ये तो आपको होना ही चाहिए। तो मेरे पास टी अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, ऐसे याद रखो 16 ई अपॉन में वी नोट, मैं रेशियो की फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना। तो 1 माइनस के ई अपॉन में वी नोट ई माइनस के 2 के डेसिमल, ठीक है। अब देखो रिमेंबर दिस कि टी का जो वैल्यू है ना, इट होल्ड्स फॉर वाइड बैरियर, जैसे मैंने अभी बताया ना, वाइड बैरियर्स होना चाहिए, ब्रॉड बैरियर्स होना चाहिए और लार्ज वी नोड की वैल्यू होना चाहिए। तो ये टी का वैल्यू तभी होल्ड करता है, ठीक है। नहीं तो अपना जो नॉर्मल टी का वैल्यू है ये वाला आपको या तो होना ही चाहिए, जैसे मैंने बताया। फर्दर मोर जो फैक्टर है ना, ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा भी यदि मैं मतलब थोड़ा लॉजिकली भी सोचूं, देखो ये तो हमने लिया है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना। समझ में है ना, यानी 1 बहुत, ये ई वन नोड 1 बहुत कम है, तो 1 माइनस ई अपॉन वी नोड जो है ये बहुत कम आएगा, ऑलमोस्ट 1 आएगा, है ना। समझ में? ऑलमोस्ट क्या आएगा, ये देखो, क्योंकि ई अपॉन वी नोड बहुत कम हो गया ना, किससे 1 से बहुत कम है, तो ब्रैकेट में तो यहाँ तो 1 आ गया। अच्छा, अब देखो ई अपॉन वी नोड 1 से बहुत ही कम है ना, तो 16 भी है, मतलब 0 से कम हो गया ना, एक 1 से कम क्या है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो ये उसमें जब 16 की मल्टीप्लाई होगी तो वो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो ये समझ में आया, जैसे मैं 0.1 की मल्टीप्लाई कर दूँ 16 में तो 1.6 बन गया, है ना। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये टर्म जो है ना बहुत कम हो जाती है, ऑलमोस्ट यूनिटी के बराबर, 1 के बराबर हो जाती है, 1.2 1.3 इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होता है हमारे पास, इट स्लोली वेरी करता है वी नोड और ई के साथ, और ऑर्डर कितना होता है, यूनिटी की होती है ना। समझ में आया? मोस्ट केसेस में तो हम इस फैक्टर को 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेंट होता है। अब देखो यही तो है, यदि आप गौर से देखो ई की पावर -2 के डेसिमल, है ना, तो ये डिक्रीज कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है ट्रांसमिशन, है ना। कि भाई पार्टिकल का एनर्जी जो था ना बहुत कम है, बहुत कम होने के बावजूद भी बैरियर में घुस गया पार्टिकल और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन मिलेगा, पार्टिकल मिलेगा हमें, इसी को तो क्वांटम टनलिंग बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है तो देखो ये टर्म ऑलमोस्ट यूनिटी हो जाएगी, ये हमें मिलेगी। तो ये बात ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? तो ये जो फॉर्मूला था, है ना, तो ये हम आगे हमारे काम आएगा जब मैं आपको फर्दर क्वांटम टनलिंग पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, तो जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, मोर प्रिसाइजली लिखना हो फॉर वाइडर बैरियर्स एंड लार्जर वैल्यू, मोर प्रिसाइजली लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।